नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, चीन बॉर्डर तक आर्मी मूवमेंट होगा बहुत फास्ट। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन दबाव में झुक गया पाकिस्तान, नेपाल में ड्रैगन का हुआ विरोध। दुनिया की सारी जरूरी खबरें आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के 1 लाख सैनिक तैयार, अब अमेरिका ने की मोर्चा खोलने की तैयारी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक, यमन में भारी तबाही, इंटरनेट कर दिया गया ठप। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होगा 50,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। साथ ही साथ बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव का हाल, जहां पर फिर से बनने जा रही है भाजपा सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, चीन बॉर्डर तक आर्मी मूवमेंट होगा बहुत फास्ट। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना के लिए खुदाई का काम पूरा हो गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को एक सुरंग के लिए आखिरी धमाका किया। सेला टनल 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी डबल लेन सुरंग होने वाली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेला टनल प्रोजेक्ट अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में यह सुरंग सैनिकों को तमांग सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज तक जल्द पहुंचने में गेम चेंजर साबित होगी। और एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 980 फीट लंबी एक सुरंग के लिए आखिरी ब्लास्ट वर्चुअल सेरेमनी के जरिए हुआ और रिमोट के जरिए बटन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने दबाया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। चीनी दबाव में झुका पाकिस्तान और नेपाल में भी ड्रैगन का विरोध। जी हां दोस्तों, चीन के दबाव में पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति ने दासू बांध परियोजना पर आतंकी हमले में मारे गए और घायल हुए 36 चीनी नागरिकों के परिवारों को 1.16 करोड़ डॉलर के मुआवजे को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान चीन समझौते में यह भुगतान जरूरी न होने के बावजूद समिति ने इसे मंजूरी दे दी है, जबकि इस संधि में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दायरे में ये नहीं आता। पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के ठेकेदारों और कामगारों की सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग में काफी कलह रही है और दासू बांध आतंकी हमले के पीड़ितों को मुआवजा न देने से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में बाधा पैदा होती रही है। इस कारण आर्थिक तंगी के बावजूद पाकिस्तान को ये राशि देना पड़ा है। बता दें कि 14 जुलाई 2021 को इस आतंकी हमले में चीन के 10 नागरिक मारे गए थे और 16 घायल हो गए थे। हमले में 4 पाकिस्तानी भी मारे गए थे और इस हमले को लेकर दोनों देशों के बीच इतना तनाव बढ़ गया था कि पाकिस्तान की तरफ से ढीले रवैये को देखते हुए चीन ने कई परियोजनाओं का काम करना बंद कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस के 1 लाख सैनिक तैयार। दोस्तों, यूक्रेन में जारी संकट के बीच अमेरिकी सैन्य साजो सामान यूक्रेन पहुंच गया है। अमेरिका के उच्चायुक्त ने इसकी जानकारी दी है। उच्चायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि $200 मिलियन की पहली रक्षा खेप यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच चुकी है और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी हफ्ता कीव और यूक्रेन के पश्चिम सहयोगी देश से भी मुलाकात की थी। अमेरिकी रक्षा सैन्य सामान पहुंचाने के पीछे इसी दौरे को बताया जा रहा है और रूस के 1 लाख सैनिक इस समय यूक्रेन सीमा पर जमा हुए हैं। तो कहते हैं बड़ी खबर की तरफ। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक, यमन में भारी तबाही, इंटरनेट हुआ ठप। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है और इस मामले में कई विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक इतनी बड़ी थी कि इससे यमन का इंटरनेट कनेक्शन ही ठप हो गया और हाल के दिनों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में हूती विद्रोहियों के हमले में तेजी आ गई है। माना जा सकता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियार मिल रहा है और इन्हीं हथियारों और ड्रोन्स की मदद से वो अपने पड़ोसी देशों में हमले कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर में होगा 50,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है और इसमें 12,000 करोड़ रुपए के समझौते भी हो चुके हैं और इस निवेश के बाद राज्य के 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के जिलों में सुशासन इंडेक्स का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति बनाई है और पिछले 70 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में केवल 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह आंकड़ा राज्य ने केवल 1 साल में ही पार कर लिया है और घाटी में युवाओं से वो कहना चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के पथ पर चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवाओं को विकास के साथ ही राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों में भी भाग लेकर भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि DGGI से केंद्र शासित प्रदेश के जिलों में प्रशासन सुधारने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और इसका लाभ अंततः नागरिकों को ही मिलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर हर भारतीय को गर्व, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रविवार को कहा कि हर भारतीय को देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी ने लोगों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी। सरकार ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। हर भारतीय को हमारे देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी इंडिया गेट में बोस की होलोग्राम प्रतिमा का शाम को अनावरण करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ABPC वोटर सर्वे, बीजेपी के ग्राफ 1% बढ़ा तो अखिलेश यादव का 1% घटा। जाने किसका सर सजेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद ताज। जी हां दोस्तों, यूपी की 403 सीटों की बात की जाए तो सर्वे के मुताबिक यूपी में योगी की सरकार बननी तय है। सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 42% वोट मिलते दिख रहा है, जबकि सपा गठबंधन को 33%, बसपा को 12%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहा है। 15 जनवरी के सर्वे में बीजेपी को 41, सपा को 34, मायावती को 12 और कांग्रेस को 8% वोट मिलते दिख रहे थे और आज के आंकड़े में बीजेपी को 1% का ज्यादा का फायदा है, जबकि कांग्रेस और सपा को 1% का नुकसान है। तो दोस्तों, जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, भाजपा की सरकार में वापस आने की पुष्टि भी लगातार होती जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की जेल से 20 भारतीय मछुआरों की हो गई है रिहाई। वाघा बॉर्डर पर छोड़ा इनको जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की मलिर कराची जिला जेल से 22 भारतीय मछुआरों की रिहाई होने जा रही है। 23 जनवरी को जेल से रिहा मछुआरों को अगले दिन 24 जनवरी को वाघा अटारी बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपने के लिए लाया जाएगा। मछुआरों को पाकिस्तान की समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ विदेशी कानून और मत्स्य खेत कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था और इनमें से कुछ मछुआरों की सजा कुछ महीने पहले पूरी हो चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीसरी लहर में मरने वाले 60% लोग अनवैक्सीनेटेड या सिंगल डोज वाले मैक्स स्टडी का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या एकदम से बढ़ रही है और निजी अस्पताल द्वारा की गई एक स्टडी बताती है कि मौजूदा लहर में कोविड-19 से मरने वालों में 60% लोगों ने या तो सिंगल डोज लिया था या फिर वो अनवैक्सीनेटेड थे। मैक्स हेल्थ केयर की स्टडी के मुताबिक मृतकों में ज्यादातर की आयु 70 साल से ज्यादा थी और उनमें से कई डायबिटीज, कैंसर, किडनी या फिर दिल से जुड़ी बीमारियों के भी शिकार थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली यूपी में बारिश से बढ़ी ठिठुरन, समूचे उत्तर भारत में शीतलहर। जहां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। घने कोहरे से तो राहत मिली है, लेकिन बारिश और शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी जम्मू कश्मीर में कर दिया गया ढेर। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के किलविल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मारा गया है और अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि एक आतंकी मारा गया और ऑपरेशन अभी जारी है। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद
पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। और जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, वहां आतंकवादी छिपे हुए थे, वो भारी मात्रा में गोलीबारी की चपेट में आ गए और जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साल 2021 में भारत के जवानों ने दुश्मनों को दिया मुंहतोड़ जवाब, जम्मू कश्मीर में है अमन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों के लिए साल 2021 ऐतिहासिक रहा है। इस संबंध में लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, JOC इन चीफ उत्तरी कमान ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह पिछला वर्ष भी उत्तरी कमान के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष था, जिसमें हमारे वीरों ने सभी चुनौतियों का सामना किया है और दुश्मन के इरादे को नाकाम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल जम्मू कश्मीर में आयोजित अलंकरण समारोह में बोल रहे थे। और वहीं आपको बता दें कि जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद संबंधित घटनाओं और पथराव की गतिविधि में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के मुख्यालय में जोशी ने कहा कि सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रयास के चलते आतंकवादी संबंधित घटनाओं, पथराव गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों में कमी आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तकनीक को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने, क्या है विवाद और किस पर पड़ेगा असर, ये आपको बता दें दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे प्रौद्योगिकी तनाव को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने दोनों राष्ट्रों से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आगे आने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ अमेरिका के सालों पुराने प्रौद्योगिकी विवाद पर टिप्पणी करते हुए गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने हमेशा एक एकीकृत वैश्विक बाजार और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की वकालत की है, लिहाजा वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था के ध्रुवीकरण से बचने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी पर अमेरिका और चीन को बातचीत करती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हर कीमत पर दुनिया को दो भागों में बंटने से रोकना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की वेस्ट यूपी के कैराना से सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी कमान संभाली है। सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शनिवार 22 जनवरी शुरू की गई। SP-RLD गठबंधन और किसान आंदोलन के कारण बीजेपी की स्थिति को यहां कुछ हल्का माना जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से 2017 चुनाव के मुद्दे पर पलायन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा दे दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव का मुद्दा इस बार भी बीजेपी ने 80 वर्सेस 20 करार दिया है। बीजेपी के कर्ता धर्ता हमेशा से इस पिच पर अपने आप को सहज पाते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे के मुद्दे को उठाकर बीजेपी ने 2017 में बड़ी जीत हासिल की थी और इस बार भी चुनाव 80 वर्सेस 20 का हो गया था। 2022 चुनाव में भी पलायन करके जा चुके लोगों को वापस बुलाने और उनसे मिलने मिलाने का दौर शुरू करके बीजेपी आला कमान ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की 80% सीटें जीती थी और ये संख्या लगभग 109 बैठती है, जबकि सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी को मात्र 21 सीटें मिली थी और बीएसपी को 3 सीटें मिली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गरीबों बेरोजगारों के लिए सरकार बना रही है नया प्लान, सीधा खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की मार से प्रभावित बेरोजगारों और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए सरकार नया प्लान बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा कर सकती हैं। योजना बनाने के काम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नौकरियां गंवाने वाले बेरोजगारों और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से विचार किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो पीएम किसान योजना की तरह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। हालांकि अभी इस बारे पर राज्यों ने विमर्श करना अभी बाकी है और उनकी सहमति के बाद ही बजट में घोषणा की जाएगी। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, प्रवासी मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के
कारीगरों को मिलेगी और महामारी से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन पर स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च भी बढ़ा है और इसी संकट को कम करने के लिए ये नई योजना बनाई गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल से जुटाएंगे आंकड़े। योजना को लागू करने के लिए सरकार ई श्रम पोर्टल के लाभार्थियों के आंकड़े जुटाएगी और अगस्त 2021 में लॉन्च इस पोर्टल पर अब तक 23 करोड़ से ज्यादा असंगठित व प्रवासी कामगारों ने अपना पंजीकरण कराया है। सरकार उनके आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खातों के विवरण लेकर ई श्रम कार्ड भी जारी कर चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई योजना का दायरा इसी पंजीकरण के आधार पर तैयार किया जाएगा। योजना को सही तरीके से लागू करने और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान का जिम्मा राज्यों को सौंप दिया जाएगा और साथ ही साथ योजना में लगने वाले फंड में भी उनकी हिस्सेदारी तय की जा सकेगी। महामारी के दौरान आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार आसान कर्ज सहित कई राहत दे चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैराना में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर अमित शाह ने बांटे पर्चे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार का आगाज कर दिया है और इसकी शुरुआत उन्होंने कैराना से की है। कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है और लोगों से घर घर संपर्क किया और इस दौरान वोट अपील कर उन्होंने लोगों को प्रचार के पर्चे भी बांटे हैं। गृह मंत्री से मिलने के लिए लोगों की लंबी लाइन भी देखी गई है और अमित शाह पलायन पीड़ितों से भी मिलेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो शामली और बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात जवानों के लिए ऐतिहासिक रहा साल 2021, आतंकी घटनाओं में आई कमी, आर्मी कमांडर का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सशस्त्र बलों के लिए 2021 को ऐतिहासिक साल माना जा रहा है। भारतीय सेना के एक टॉप ऑफिसर ने शनिवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आक्रामक मंसूबों के खिलाफ खड़े होने में साहस दिखाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 488 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और लगातार दूसरे दिन देश में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 3,89,03,731 हो गए हैं और इस दौरान 488 मरीजों की मौत भी हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, 28 जनवरी तक कैसा रहेगा मौसम, इसको लेकर आ गया है मौसम विभाग का अपडेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार रात 8 बजे के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई है और गुड़गांव और नोएडा समेत कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है और इससे पहले शनिवार को दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलओसी पर बॉर्डर ग्रिड बनेगा, पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए काल, चीन भी नहीं दिला पाएगा भारत में पाकिस्तानियों को एंट्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की नई रणनीति को विफल करने के लिए सीमा पर बॉर्डर ग्रिड को अपग्रेड किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से पाकिस्तानी घुसपैठ की मदद के लिए उच्च तकनीक से लैस ऐसी वर्दी दी जा रही है जिनको लोरोस और ड्रोन भी नहीं पकड़ सकते और ऐसे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बॉर्डर ग्रिड में तकनीकी अपग्रेड करने पर फोकस किया जा रहा है। डिटेक्शन उपकरणों को अपग्रेड कर ग्रिड का हिस्सा बनाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आईएमएफ के लिए सिरदर्द बना पाकिस्तान, कर्ज में बांग्लादेश को भी छोड़ा पीछे और अपनों ने ही खोल दी है पाकिस्तान की पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अस्तित्व में आने के बाद आर्थिक दृष्टि से कभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहा, लेकिन इमरान खान के देश की सत्ता संभालने के बाद तो जैसे इसके सितारे गर्दिश में आ गए हैं। इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान को कंगाल बना दिया बल्कि उस पर अरबों डॉलर के कर्ज को भी चढ़ा दिया है। पाकिस्तान अब चीन के
जैसे देशों का आर्थिक गुलाम बन चुका है और पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 अरब रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। खुद पाकिस्तान के अपने ही उसकी पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान पर बांग्लादेश की तुलना की और अपने ट्वीट में हक्कानी ने लिखा कि पाकिस्तान IMF से 1958 के बाद से 22 बार कर्ज ले चुका है। दोस्तों, जबरदस्त कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान और अब कर्ज लेने के इस रेस में उसने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्सपर्ट्स की चेतावनी, दोबारा हो सकता है ओमिक्रॉन, मास्क ही आपको बचाएगा। जी हां दोस्तों, लोगों में ओमिक्रॉन फिर से फैल सकता है। लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है और इसे लेकर विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी कर दिया है। वैक्सीनेशन और मास्क ही लोगों को मारक कोविड से बचा सकता है। महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि फिर से कोविड का संक्रमण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। डॉक्टर साहब का कहना है कि भले ही लोग हाल ही में ओमिक्रॉन संक्रमण से उबरे हों, लेकिन बिना मास्क या मास्क ठीक से ना लगाने की लापरवाही वो नहीं कर सकते। टास्क फोर्स के एक अन्य सदस्य इंटेंसिविस्ट डॉक्टर राहुल पंडित ने कहा कि भारत में अभी भी कहीं भी ओमिक्रॉन री इन्फेक्शन का कोई आधिकारिक मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हाल ही में कोविड के ठीक होने के बाद